आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जब मुझसे इंटरैक्ट करते हैं तो उनके दिमाग में ये परसेप्शन होता है कि सर आपने तो डीटीयू से पीएचडी करी है, आप यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो उन्हें कभी ये रियलाइज नहीं होता कि जब आपको एक किसी भी इंसान की सक्सेस दिखती है या किसी भी इंसान का अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है तो उसके पीछे के बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रिजेक्शन होते हैं। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंघानिया और आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ, अपनी पीएचडी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। दैट विच इंस्टीट्यूट्स हैड आई अप्लाइड, कहाँ कहाँ से मुझे रिजेक्शंस मिले, फेलियर्स मिले, एंड हाउ डिड आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी। सो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सो इन द ईयर 2017, 2017 की बात है जब मैंने अपनी मास्टर्स एमकॉम कंप्लीट करी फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे ही लोग एमकॉम कंप्लीट करते हैं तो उनको एक बहुत जल्दबाजी रहती है, बहुत हड़बड़ी रहती है कि यार जल्दी से सारे मेरे जो दोस्त हैं वो एमफिल में एडमिशन ले रहे हैं या पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब एमफिल एप्लीकेबल नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, बट उस समय था जब मैं 2017 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था। तो मेरे भी जो सारे दोस्त थे वो अपने एमफिल में एडमिशन ले रहे थे, पीएचडी में एडमिशन ले रहे थे और अलग अलग जगह अप्लाई कर रहे थे। बट मैंने जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट करी थी उस समय मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या मैं सच में रिसर्च करना चाहता हूं, क्या मैं सच में पीएचडी करना चाहता हूं। एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो दूसरों को देखकर काम नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या मैं सच में रिसर्च करना चाहता हूं, क्या मैं रेडी हूं इस काम को करने के लिए, एंड द आंसर वाज नो। तो मैंने क्या किया, rather देन फॉलोइंग माई फ्रेंड्स, फॉलोइंग माई बैचमेट्स, व्हाट आई डिड इज मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और मैंने यूजीसी नेट स्टूडेंट्स की मेंटरिंग शुरू कर दी, मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। बट एट द वेरी सेम टाइम मुझे ये पता था कि मुझे लॉन्ग टाइम में शायद रिसर्च करने की जरूरत पड़े या एटलीस्ट मैं एक बार एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो आफ्टर माई वर्किंग आवर्स, जो भी मेरा पढ़ाने का टाइम था, जो भी मेरा पढ़ाने का शेड्यूल था, उसके साथ साथ रात को एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू कर दिए। क्योंकि मैं सबसे पहले ये जानना चाहता था कि यार जिस भी टॉपिक में कल को मैं रिसर्च करने को प्लान करना चाहता हूँ या पीएचडी परस्यू करना चाहता हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट लाई करता है कि मैं रैंडमली चूज नहीं करना चाहता था कि मैं किसी प्रोफेसर के पास चला जाऊं, वो मुझे बता दे कि यार देखो ये टॉपिक है, इसमें पीएचडी कर। बिकॉज मुझे पता है, इतना तो मुझे ब्रॉडली समझ में आ गया था कि अगर रैंडमली कोई टॉपिक चूज करते हैं तो हमारा कभी भी उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनता। तो मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, 2017 जून में मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी थी, मार्च 2018 तक 9 महीने का टाइम मैंने अपने आप को दिया। साथ में जॉब करते हुए मैंने काफी सारे प्रोफेसर से बात करी, काफी सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, रिसर्च को बेसिकली समझने की कोशिश करी कि क्या सच में मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या फिर। मार्च 2018 में जब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और मैंने अपना एरिया भी चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपने सुना होगा, एक एरिया है, ब्रॉडर डोमेन फाइनेंस के अंदर आता है वो, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। तो मैंने कहा कि यार अब मुझे लगता है कि ये मुझे टॉपिक पसंद आ रहा है, ये मुझे एरिया पसंद आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में मैं अपनी पीएचडी कर सकता हूं, मैं अपनी रिसर्च कर सकता हूं। तो मार्च 2018 में मैंने ये डिसीजन लिया कि अब यार मुझे पीएचडी की तरफ प्रिपरेशन शुरू करनी है। और सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी, मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में है वो आया कि यार चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस समय पहले एमफिल होती थी, फिर पीएचडी होती थी। डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिलता था बट बहुत ही मुश्किल होता था, बिकॉज जब आपके पास एक यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एमफिल पास आउट होके आ रहे हैं, तो देयर आर चांसेस, और जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ था, जिस तरीके से मेरिट डिसाइड होती, तो उसमें एमफिल का वेटेज हुआ करता था। तो इससे क्या होगा इम्प्लिसिटली कि जिसने एमफिल की होगी उसको ज्यादा वेटेज मिल जाएगी, उसको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे और उसका पीएचडी में सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू समबडी हु हैज डन हिज मास्टर्स। तो सबसे पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमफिल टारगेट किया। और उस समय मैं आपको बता दूं कि उस समय एक पॉलिसी आई थी कि आपको एंट्रेंस लेना है। अभी तो आप क्या देखते हो कि भाई नेट जेआरएफ आपको क्वालिफाइड है और आप तुरंत जाके इंटरव्यू में बैठ जाते हो, ये प्रोसेस उस समय भी फॉलो होता था, बट उस समय यूजीसी की एक गाइडलाइन नहीं थी कि आपको एंट्रेंस भी लेना है। तो इसका मतलब क्या है, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो होंगे जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और डायरेक्टली जाके पीएचडी का या फिर एमफिल का इंटरव्यू देंगे, और दूसरी तरफ वो कैंडिडेट्स होंगे जिनका नेट जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हुआ है, वो एंट्रेंस देंगे और एंट्रेंस के थ्रू भी एडमिशन होगी। डेफिनेटली मेरा नेट जेआरएफ क्वालिफाई था, ये मत समझना कि नहीं क्वालिफाइड था। आई हैड क्वालिफाइड नेट जेआरएफ बैक देन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, बट देन ऑल्सो आई थॉट कि यार मुझे 9 महीने का समय हो गया है रिवीजन किए हुए, जो भी मैंने सब्जेक्ट अपने मास्टर्स में पढ़े थे वो ऑलमोस्ट शायद मैं भूल चुका हूं। सो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि अगर मैं एंट्रेंस का फॉर्म फिल करता हूं, उसकी तैयारी करता हूं, तो मेरी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और सिर्फ आपको थोड़ा सा इनलाइटनमेंट देने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का खुद का एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाता है, इट इज टेक्निकली डिफिकल्ट देन योर यूजीसी नेट एग्जाम। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहे हो तो आपके लिए अच्छी चीज है।
अदरवाइज अगर आप एंट्रेंस देते हो तो एंट्रेंस थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ता है। ब्रॉडली आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में भी बताता हूं। जो वो एंट्रेंस था दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमफिल पीएचडी के लिए, उसके अंदर 50% जो सिलेबस था वो रिसर्च मेथोलॉजी का था, और जो 50% जो सिलेबस था वो मास्टर्स का था। तो इसका मतलब क्या था, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि 50% सिलेबस ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी मैं वहां पे कवर कर। 3 महीने का समय मैंने बहुत डेडिकेटेडली दिया। मार्च से, जैसे मैंने आपको बताया, तैयारी शुरू करी थी मैंने। मार्च से लेके जून तक मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ दोबारा रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ी, दोबारा जो भी मेरे मास्टर्स के सब्जेक्ट्स थे उनको रिवाइज किया, एंट्रेंस दिया। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे एक क्राइटेरिया था कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स का एंट्रेंस क्वालिफाई होना था जिनके 50% से ज्यादा मार्क्स आते हैं। 400 मार्क्स का हमारा एंट्रेंस था, जिसके भी 200 मार्क्स से ज्यादा आएंगे सिर्फ वही स्टूडेंट्स क्वालिफाइड माने जाएंगे इन द एंट्रेंस टेस्ट। और मैं बहुत गर्व से इस चीज को बताता हूं कि जब मैंने 3 महीने मेहनत करी तो देयर वर जस्ट 6 कैंडिडेट्स हु वर एबल टू क्वालिफाई द दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस। अगर आप चाहो तो आज भी गूगल करके रिजल्ट देख सकते हो, आपके सर का जो नाम है वो 4थे नंबर पे आपको मिलेगा। सो देयर वर जस्ट 6 पीपल हु क्वालिफाइड। बट ऑफ कोर्स एक बार जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद मेरिट बनाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जगह रिवील नहीं किया जाता, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उस समय एक डॉक्यूमेंट रिलीज करके बहुत क्लियरली बता दिया था कि हम ग्रेजुएशन का कुछ वेटेज रखेंगे, मतलब मार्क्स देंगे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन को मार्क्स देंगे, कुछ नेट जीआरएफ को मार्क्स देंगे, एंड फिर कुछ आपके इंटरव्यू का भी वेटेज रखा जाएगा। इसका मतलब ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिसको मिला के एक मेरिट बनाई जाएगी फॉर योर सिलेक्शन ऑफ एमफिल। ठीक है, और ऑफ कोर्स पीएचडी के लिए एमफिल का भी वेटेज ऐड हो जाएगा। तो जब मैंने ये एंट्रेंस दिया तो मैं बहुत खुश था कि यार 6 लोग ही क्वालिफाई हुए हैं तो मेरा सिलेक्शन तो 100% हो ही जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी मैं कहूं, वेटेज बनाई गई, हर चीज को वेटेज दी गई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जीआरएफ और इंटरव्यू को, एंड समहाउ आई वाज सिटिंग ऑन अ फर्स्ट वेट लिस्ट। फर्स्ट वेट लिस्ट अगर आपको समझ में आता है, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर उनमें से एक भी कोई कैंडिडेट बैकआउट करता है या एडमिशन नहीं लेता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब तक वो पूरा एडमिशन प्रोसेस चल रहा था मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि भगवान एक बच्चा एडमिशन ना ले या एक बच्चा अगर एडमिशन बैकआउट कर जाए तो मेरा एडमिशन एमफिल में हो जाएगा। बट समहाउ डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट पे होने के बाद भी मैं एमफिल में एडमिशन नहीं ले पाया एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। So that was my first rejection, or you can say the first setback that I received. तो उस समय कुछ दिन तो यार मैं भी उदास हुआ, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, तो जैसे आप उदास होते हो, अपसेट होते हो, मैं भी पहले तो बहुत उदास हुआ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी फॉर द एंट्रेंस। बट फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया और मैंने सबसे पहले ये एनालाइज करने की कोशिश करी कि प्रोबेबली बाकी सारी चीजें तो मेरी अच्छी थी। ग्रेजुएशन में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, मास्टर्स में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, नेट जीआरएफ में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो कहाँ कमी रह गई? बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी नेसेसरी टू इवैल्यूएट। देखो रिजेक्शंस आपके आएंगे, बट अगर आप इवैल्यूएट नहीं करोगे कि क्या गलतियां हो रही हैं, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे, आप उसे इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो मैंने अपनी क्या गलती रियलाइज करी कि प्रोबेबली शायद थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू बेटर हो सकता था। अब यहां पे मैं थोड़ा सा इंटरव्यू पे प्रकाश डालना चाहूंगा, इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूंगा। जब आप किसी एरिया में अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल मेरा स्पेशलाइज्ड एरिया मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस चुना था, जो कि एक ब्रॉडर डोमेन फाइनेंस के अंदर आता है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो फाइनेंस पैनल के साथ था, एंड क्योंकि ये एमफिल का इंटरव्यू था तो वो बहुत ज्यादा टॉपिक में नहीं जा रहे थे, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मेरे रिसर्च प्रपोजल से सवाल नहीं पूछ रहे थे। उनका जो फोकस था वो ब्रॉड एरिया ऑफ फाइनेंस से था। मुझसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए, मुझसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मार्केट के क्वेश्चन पूछे गए, जिससे मुझे पहली बार ये रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ आपको आपका टॉपिक नहीं आना चाहिए बल्कि जो ब्रॉड डोमेन है वो भी आपको आना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग। तो मैंने यहां पे इस चीज से लर्निंग ली और मैंने जो भी टाइम मुझे मिला आफ्टर द रिजल्ट्स, अप्रोक्सीमेटली अगस्त के टाइम पे रिजल्ट आ गए थे, मैंने दोबारा से तैयारी करनी शुरू कर दी, थोड़ा सा रिसर्च प्रपोजल पे काम करना शुरू कर दिया, एंड ब्रॉडली फाइनेंस एरिया को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जो भी मेरे मास्टर्स में फाइनेंस के कोर्स सब्जेक्ट्स थे उनको प्रिपेयर करना मैंने शुरू कर दिया। एंड लेट मी टेल यू, आई वाज डूइंग माय जॉब बैक देन। जॉब के साथ मैं ये काम कर रहा था। ठीक है, दूसरा फॉर्म जो मैंने भरा, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी एम्बिशियस, मैंने आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भरा। आई एम श्योर आपको पता है कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वो। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, बैक देन जब मैं 2018 के बारे में बात कर रहा हूं, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता थी कि जो आईआईटी दिल्ली है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में या कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी पीएचडी कराता। ठीक है, समहाउ आई अप्लाइड फॉर इट। उस समय भी कंपटीशन हाई रहा होगा, बट वहां पे मेरे साथ इंटरव्यू में क्या हुआ, नाउ आई वाज फोकस्ड अपॉन कि यार मुझे फाइनेंस से सवाल पूछे जाएंगे, मुझे रिसर्च प्रपोजल से सवाल पूछे जाएंगे। वहां पे एग्जैक्टली अपोजिट हुआ। वहां पे क्या हुआ, जो पूरा फाइनेंस का पैनल बैठा हुआ था उसमें 2 एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए थे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एरिया के। ठीक है, तो जब मैं फाइनेंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था तो शायद मेरी कुछ गलती रह गई होगी, मेरी कुछ कमी रह गई होगी, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उतनी डीप में जाके, इन डेप्थ में जाके नहीं पढ़ पाया। वहां पे मुझसे जो सवाल पूछे गए वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन डेप्थ में जाके पूछे गए,
एंड सम आंसर्स आई वाज नॉट एबल टू आंसर, कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दिए थे मैंने, कुछ क्वेश्चंस के नहीं दे पाए. Somehow I did not get selected there also, and that was the second rejection that I got from another prestigious institute, that is IIT Delhi. वहां पे भी मुझे बहुत दुख हुआ बिकॉज इंटरव्यू जो था वो अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का चला था और नवंबर के मंथ में हुआ था, तो 3 महीने में और टाइम लगा चुका था इन द प्रिपरेशन. बट वहां से मुझे एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली कि एवरी इंटरव्यू इज गोइंग टू बी डिफरेंट. अभी क्या होता है, हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार अगर मैं मार्केटिंग में पीएचडी कर रहा हूँ या फाइनेंस में पीएचडी कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ वो आना चाहिए. वहां पे मुझे एक और डायमेंशन मिला कि आपको आपका प्रपोजल भी आना चाहिए, आपको ब्रॉड फाइनेंस एरिया भी आना चाहिए, और जो आपका कोर एरिया है दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस या जो भी है आपका, वो तो आपको बिल्कुल इन डेप्थ आना चाहिए. तो नवंबर में वो एक और रिजेक्शन फेस करने के साथ साथ आईआईटी दिल्ली के साथ साथ मुझे एक और लर्निंग मिली कि यार थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एरिया, टुवर्ड्स द एरिया ऑफ माई रिसर्च प्रपोजल. तो मैं दोबारा लग गया तैयारी करने में, और इस बार मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं यार जॉब छोड़नी पड़ेगी. तो नवंबर में मैंने उस इंस्टीट्यूट के अंदर रेजिग्नेशन डाला कि मैं फुल टाइम अपनी पीएचडी के लिए तैयारी करना चाहता हूँ. अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का समय था मेरे पास, बिकॉज जो डीटीयू का फॉर्म था वो मैं फिल कर चुका था और जो इंटरव्यू था वो दिसंबर के लास्ट मंथ में था. उस समय मैंने बहुत मेहनत करी, उस 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में मैंने बहुत एफर्ट्स डाले. इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, तो मैंने रिसर्च मेथोलॉजी भी अच्छे से पढ़ ली और मैंने स्टैटिस्टिक्स भी अच्छे से पढ़ ली. जो काई स्क्वायर होते हैं, टी टेस्ट होते हैं, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली. फिर दिसंबर लास्ट में मेरा डीटीयू का इंटरव्यू था जो कि बहुत लंबा चला, अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट चला. 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए. जनरली एक ही राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, बट 2 रिगरस राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए. एक 20 मिनट का था और एक अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट का इंटरव्यू हुआ था. अप्रॉक्सीमेटली 120 कैंडिडेट्स हैड कम देयर. और मैं आपको बता सकता हूं कि हर डायमेंशन पे मेरा इंटरव्यू हुआ था. उन्होंने बहुत सारे सवाल मुझसे रिसर्च प्रपोजल पे भी पूछे, बहुत सारे सवाल मुझसे फाइनेंस डोमेन के भी पूछे, और बहुत सारे सवाल मुझसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस डोमेन से भी पूछे. इवन द एचओडी, आई क्लियरली रिमेंबर हिम, ठीक है, बिकॉज अब मैंने डीटीयू से पीएचडी करी है. तो जो हमारे एचओडी सर थे उन्होंने बहुत सारे सवाल मुझसे स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी पूछे. प्रोबेबली बिकॉज उस समय ईस्ट कैंपस एस्टैब्लिश किया जा रहा था, बहुत ज्यादा ईस्ट कैंपस प्रोमिनेंट नहीं हुआ था, फेमस नहीं हुआ था. डीटीयू के 2 कैंपसेस हैं, एक ईस्ट कैंपस है और एक जो है वो नॉर्थ कैंपस है, ठीक है, मेन कैंपस जिसे हम कहते हैं. तो ईस्ट कैंपस में अभी स्टैब्लिशमेंट हो रही थी पीएचडी. सो देयरफॉर दे वर वेरी केयरफुल कि यार हमें अच्छे कैंडिडेट्स लेके जाने हैं, पहला दूसरा जो बैच है वो हमें अच्छा बनाना है, ठीक है. तो इसलिए बहुत रिगरस इंटरव्यू हुआ. 120 स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने आए थे एंड सिर्फ 2 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ. एक मैं और एक और मेरी कलीग है, उनका सिलेक्शन हुआ था. एंड देन दैट इज हाउ आई लैंडेड अप टू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर माई पीएचडी. And today here I am completing my PhD from Delhi Technological University in a period of 4 years with some massive publications. कभी आपको लगे कि आपको मेरे पेपर्स पढ़ने की जरूरत है तो आप गूगल स्कॉलर पे जाके शिवम सिंघानिया सर्च कर सकते हैं और आप मेरे पेपर्स पढ़ सकते हैं. अब ये पूरी जर्नी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये जर्नी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज इस समय बहुत जगह इंटरव्यूज हो रहे हैं. नेट का एग्जाम हो चुका है, अभी आप लोग बहुत जगह अप्लाई कर रहे हैं, बहुत जगह आपके इंटरव्यूज होंगे और रिजेक्शंस आएंगी. ऐसा नहीं होगा कि जिस जगह आप जाओगे इंटरव्यू देने वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा. कई बार आप बहुत लकी होते हो कि जो आप पढ़ के जाते हो, जो डोमेन आप पढ़ के जाते हो, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है. और कई बार ऐसा होगा कि जो आप प्रिपेयर करके गए हो जस्ट उसके अपोजिट, जस्ट उसके कॉन्ट्ररी आपसे सवाल पूछे जाएंगे एंड आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे एंड शायद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. बट आपको उससे हार नहीं माननी, आपको डिसहार्टेंड नहीं होना है. आपको रेदर ये सोचना है कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलतियां थी जो मुझसे शायद हुई जिन पे मैं काम कर सकता हूं. क्योंकि अगर मैं एमफिल वाले को लेकर डिसहार्टेंड हो गया होता, बैठा रहता कि यार फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में भी नहीं हुआ, जो कि अभी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा बिकॉज कल परसों ही रिजल्ट आया पीएचडी का फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप आगे मूव नहीं कर पाओगे, बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे. सो लाइफ में मुझे एक मेंटर ने बहुत अच्छी चीज कही थी जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं विथ दीज ऑफ माई 2 रिजेक्शंस एंड देन गेटिंग इनटू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी, की स्प्रिंग की तरह बनो. जितना कोई नीचे दबाए या जितना नीचे जाओ, जितना रिजेक्शन मिले, उतना ही ज्यादा ऊंची छलांग मारो, उतना ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करो. With this, I end this video. I hope कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो. स्टिल अगर मेरी जर्नी से आप कुछ लर्निंग ले पाए हो, ठीक है, तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करेगा. सिर्फ सुन के भूल मत जाइएगा. और अगर इसके बाद भी लगता है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं, बिकॉज आई एम हियर सिटिंग एट अनुज जिंदल टू गाइड यू, टू मेंटर यू फॉर योर जर्नी अहेड इन योर करियर, वेदर इट बी फॉर नेट और वेदर इट बी फॉर पीएचडी. सो अगर कहीं से भी आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं. थैंक यू. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक्स अ लॉट.